Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about NALSA. New NALSA chief has been appointed. तो देखते हैं. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. कौन अपॉइंट हुए हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार इस आर्टिकल की मदद से नालसा का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 39A है, पार्ट ऑफ DPSP, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It was not originally present in the constitution, but it was inserted in the constitution as a result of 42nd Amendment Act in 1976. आर्टिकल 39A कुछ ऐसा रीड करता है कि इट विल एंश्योर कि या मतलब सरकार की जिम्मेदारी होगी कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन जस्टिस हो. एवरी इंडिविजुअल शुड बी गारंटेड कि उसको लीगल एड मिले, और जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिले. इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि देखिए, जस्टिस हमारे देश में एक कॉस्टली कॉमोडिटी हो चुकी है, क्योंकि आप कोर्ट में जाते हैं, आपको लॉयर हायर करना होता है, वो आपका केस लड़ता है, उसके बदले में आपको काफ़ी सारा हेफ्टी फीस देना होता है. सो जस्टिस डज नॉट कम फॉर फ्री, राइट. अब जो गरीब लोग हैं उनको कैसे जस्टिस मिलेगा इफ देयर इज सम डिस्प्यूट? तो गरीब लोगों को जस्टिस इंश्योर कराने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट की मदद से आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया, विच डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट, क्योंकि DPSP इज directives by the constitution maker to the government only, right? तो आर्टिकल 39A directs the government to ensure free legal aid for the vulnerable or marginalized community. तो आर्टिकल 39A में लिखा है फ्री लीगल एड थ्रू अ सेपरेट लॉ. जरूरत पड़ी तो एक अलग से कानून बनाएगी सरकार, और कानून की मदद से इस बात को इंश्योर कराएगी कि जिन लोगों को जरूरत है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा. एंड एज पर दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वॉज क्रिएटेड इन 1987, और इसके अंतर्गत ये अथॉरिटी बनाई गई नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. नालसा, as I said, is a statutory body created under this particular law, Legal Service Authority Act. इसकी जिम्मेदारी है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराए. उसके अलावा लोक अदालत, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले भी देख रखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत, एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, ADR. लोक अदालत अगर आपको याद ना आ रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं कल रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल मैंने नहीं पढ़ाया था लोक अदालत, पिछले साल कराया था कभी. तो अगर आपको याद ना आ रहा हो तो लेट मी नो, लोक अदालत रिवाइज करा दूंगा. मुद्दा ये है कि ये नालसा जो अथॉरिटी है, इसको जिम्मेदारी दी गई कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. तो इसकी मदद से स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है, जुडिशरी के ऊपर बर्डन भी कम होता है. ये जो अथॉरिटी है नालसा, इट इज हाउस्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, और Chief Justice of India is Patron in Chief of NALSA, and the second senior most judge of the Supreme Court is Executive Chairman of this authority, NALSA. NALSA का जैसे मैंने आपको ड्यूटी बताया, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस. तो किस किस तरह की चीज़ों में एग्जेम्पशन मिल जाता है नालसा के अंतर्गत बेनिफिशियरीज को, वो जरा देखते हैं. कोर्ट फीस में एग्जेम्पशन मिल जाता है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह ये सब नहीं देना होता है. जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सरकारी लॉयर्स दिए जाते हैं जो गरीब लोगों के लिए केस लड़े. अपील दायर करते वक्त भी जो फीस लगता है वो सब एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है अंडर नालसा लॉ. कौन कौन से लोग फ्री लीगल सर्विस अवेल कर सकते हैं अंडर नालसा? विमेन एंड चिल्ड्रेन इफ दे कम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब कुछ भी उनके खिलाफ केस होता है, कुछ भी ऐसी बात होती है तो. SC/ST कम्युनिटी के मेंबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster, disabled people, person in custody, जिनका मान लीजिए कि काफ़ी टाइम से जेल में है और जिनके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है अपने केस को प्रेजेंट करने की, तो उसके लिए एनुअल इनकम की क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं. अगर किसी इंसान की एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उसको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. उसके लिए फिर सरकारी लॉयर्स भी
अवेल कराए जा सकते हैं। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉयर्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी इंसान की इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसको नालसा के अंतर्गत कवर किया जाएगा। मान लीजिए किसी इंसान की इनकम है 2 लाख रुपए और उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का किसी लॉयर को हायर करना ऐसे 2 लाख या 3 लाख इनकम वाले इंसान के भी बस की बात है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो 5 लाख रुपए तक की अगर इनकम या उससे कम है देन ऑल्सो द पर्सन कैन बी गिवन एग्जेम्पशंस अंडर दिस लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन नालसा। इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है। द सेकेंड सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजय खन्ना, तो second senior most judge has been now appointed as the executive chairman of NALSA. The news is not important. I will again rectify. Justice ये इमेज गलत है। जस्टिस संजीव खन्ना हैज बीन द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, बट ऐसे सवाल आजकल आते नहीं है। आई विल चेंज द इमेज। ऐसे सवाल आजकल आते नहीं हैं, नाम वगैरह नहीं पूछते बिल्कुल, एपीएससी में भी नहीं। बट हम लोगों को कॉन्सेप्ट नालसा का याद रखना चाहिए। नालसा का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आज इसलिए आपको अलग से कराया क्योंकि इस बार जो यूपीएससी मेंस हुआ था सितंबर महीने में, उसमें सीधा सीधा नालसा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था जीएस पेपर 2 में। हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, असेस द रोल ऑफ नालसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। बेसिकली ये सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो लिखनी थी। यहाँ पे हिंट्स मैंने दे रखा है, कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें और एसपीएम के स्टूडेंट्स पोर्टल पे आंसर सबमिट करें चेक करने के लिए, और कोशिश कीजिए बिना हिंट्स पढ़े ही आप ये क्वेश्चन कर पाए। जरूरत पड़े तो हिंट्स पढ़ के अटेम्प्ट कीजिए। दिस इज द बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। मिनिमम इतनी बातें याद रखनी है। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड टू पुअर थ्रू सेपरेट लॉ। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इस प्रोविजन के अंतर्गत अलग से कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ये अथॉरिटी बनाई गई नालसा। नालसा क्या काम करता है? तो इट गिव्स एग्जेम्पशन फ्रॉम कोर्ट फी, प्रोवाइड गवर्नमेंट लॉयर। एलिजिबल लोग हैं वुमेन, चिल्ड्रन, एससी एसटी एंड इनकम 1 लाख से कम, 5 लाख से कम अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नालसा इज हाउस्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली। और जो आर्टिकल 39A है दैट वाज इंसर्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The next topic is about artificial intelligence and the challenges that it presents ahead. AI पे हमने कई सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं, फिर एक आर्टिकल आया है तो कवर करते हैं, देखते हैं क्या नई बातें लिखी हैं इसमें। तो मैं बस छोटी मोटी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बस ऐड करने की कोशिश करूंगा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मास्टर बाय जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू। सीधा सीधा न्यूज़पेपर से ही ये कटिंग मैंने लेकर यहाँ पे रखा है। देखिए, नेक्स्ट ईयर 2024 में इंडिया के अंदर भी जनरल इलेक्शंस हैं, यूएस के अंदर भी इलेक्शंस हैं। US is considered to be the world's oldest constitutional democracy, and India is considered to be world's largest democracy. तो दोनों ही जगहों पे इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस में अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी बढ़ चुका है। AI की मदद से कई सारे फेक डिजिटल कंटेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जिसका लोगों के ऊपर अलग इंप्रेशन बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टी और पॉलिटिकल लीडर। इसी कारण से देयर इज अ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन दीज 2 कंट्रीज इंडिया एंड द यूएस, कि एआई के मिसयूज को प्रिवेंट किया जाए, अदरवाइज इट विल हैव ह्यूज कैटास्ट्रॉफी इन द फॉर्म ऑफ डिनायल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन दीज 2 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। यही बातें लिखी हैं। द एबिलिटीज और एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू हार्नेस the revolutionary new power of artificial intelligence should become better in the coming year. However, so must our ability and willingness to rein in some of the darker aspects of AI. Darker aspects of AI में सबसे ज़्यादा आजकल न्यूज़ में आ रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी ऑफ AI, जिसकी मदद से डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया जाता है जो देख करके बिल्कुल ही ओरिजिनल लगता है, बट काफ़ी सारे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इसकी मदद से क्रिएट किए जा सकते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कैसे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो इस तरीके से शेयर हो रहा था। लेटर ऑन इट वाज फाउंड इट वाज प्रोडक्ट ऑफ डीप फेक। इसीलिए कहा गया है कि इन व्हाट विल बी अ क्रूशियल इलेक्शन ईयर इन इंडिया एंड द यूएस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज, दिस विल be in play to an unprecedented extent.
extent. Voters will have to watch every promise and every viral videos and listen to every audio message with skepticism. अब ध्यान से पढ़ना होगा, शक रहना चाहिए हमेशा कि कहीं ये फेक तो नहीं है. One has to see every video and message with skepticism, क्योंकि एआई का रोल काफी ज्यादा बढ़ चुका है. देखिए, एआई के नेगेटिव्स को रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पे 3 मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस साल. तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए. यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट जो अगले साल 2024 में पास होगा. ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन दैट वाज डन इन लंदन दिस ईयर. और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अंडर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी साल. ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स. इसी आर्टिकल में लिखा है कि हाउ एआई माइट लीड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या होते हैं समझिए. देखिए, आपने देखा होगा आजकल लोगों को इस तरीके के आंखों पे इस तरह का गैजेट लगा लेते हैं, गैजेट, और फिर दे फील लाइक दे आर इन एंटायरली अ न्यू और डिफरेंट वर्ल्ड. तो इसमें मोस्टली आज के डेट में वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है. आंखों के सामने ऐसे इमेजेस बनाए जाते हैं जो पूरी तरह से वर्चुअल हैं और उसको लगता है कि वो नई दुनिया में है. जैसे इस तरह के कई सारे, आप समझिए, अम्यूजमेंट के टेक्निक्स आए हैं जिसमें हमें स्केटिंग कराया जाता है. आजकल मॉल वगैरह में भी ये सारी चीज़ें आप देखते हैं. दे आर एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रियलिटी. ऐसे गैजेट लगा लीजिए एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग. समटाइम्स यू आर मेड टू सिट ऑन रोलर कोस्टर्स एंड ऑल एंड यू गेट द एग्जैक्ट फीलिंग जैसा एक इंसान को वैसे रोलर कोस्टर पे बैठ करके फील होता. दैट इज वर्चुअल रियलिटी. बट वर्चुअल रियलिटी से जो नेक्स्ट स्टेज है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है वीआर में कि ऑल द आउटसाइड थिंग्स आर कंप्लीटली शट आउट, रियल थिंग्स आर शट आउट, and virtual things are made to appear in such a manner that they appear completely real. But augmented reality में आउटसाइड चीजों को पूरी तरह से सट आउट नहीं किया जाएगा. आउटसाइड थिंग्स विल ऑल्सो रिमेन देयर. एट द सेम टाइम सम वर्चुअल थिंग्स विल ऑल्सो बी इम्प्लांटेड ओवर द आउटसाइड थिंग्स दैट विल मेक इट appear more real, original. So augmented reality can be considered as a higher version of virtual reality where the outside world will not be shut down, but the virtual images or virtual products will be imposed over the outside world. That is augmented reality. टॉपिक के बेसिस पे ये बोर्ड वर्क है. ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस या इनिशिएटिव्स याद रखिएगा. ईयू एआई एक्ट, ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन इन लंदन एंड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं एआई के डार्कर साइड को कंट्रोल करने के लिए. वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बेसिस पे यूपीएससी ने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस को यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में, जिसको मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. The next article is about RBI's Financial Stability Report. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक साल में 2 बार रिलीज करती है आरबीआई. इट्स अ बाई एनुअल रिपोर्ट. तो एक साल में 2 बार रिलीज होता है. और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो हाईलाइट करती है आरबीआई इन इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. और उसमें खासकर फाइनेंशियल सिस्टम पे फोकस रहता है. फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक्स, एनबीएफसीज, उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है वो मेन हाईलाइटिंग एरिया रहता है इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बाकी सारे पैरामीटर्स पे भी जिक्र होता है जो इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट कर पाए, जैसे कि जीसेक का यील्ड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट जो सरकार ने प्रॉमिस किया था इन द बजट एस्टिमेट और उसमें कितना परसेंट पूरा हो गया है, कितना अभी भी स्कोप बाकी है. ये सारी चीज़ें रहती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में. करंट न्यूज़ यही है कि आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाल फिलहाल में पब्लिश किया. इसी टाइम में आता है दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर एंड में. साल में 2 आते हैं, एक आता है जून में और दूसरा आता है दिसंबर एंड में. तो अभी आया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आरबीआई ने कहा है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरी तरह से रिजिलियंट है, रोबस्ट है, हेल्दी बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्फ्लेशन भी मॉडरेट हो रहा है, तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं. आरबीआई ने स्पेशली बात की एनपीए के ऊपर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर. उन्होंने कहा कि देखिए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैज कम डाउन टू 3.2% ऑफ ओवरऑल द एसेट्स ऑफ द बैंक्स, और उसमें भी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैज कम डाउन टू 0.8%.
विच इज एन इंकरेजिंग साइन। एक बार जरा देख लेते हैं कि एनपीए होता क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। देखिए, बैंक्स के अंदर जो भी हम पैसा जमा करते हैं वो हमारे लिए असेट होगा, बट बैंक के लिए लाइबिलिटी होगा। वो पैसा जो हम जमा कर रहे हैं बैंक के अंदर, बिकॉज बैंक इज लायबल टू गिव दैट मनी बैक टू अस एज एंड व्हेन वी डिमांड इट। सिमिलरली जब बैंक हमें लोन देता है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी होगा, बट बैंक के लिए वो असेट होगा, बिकॉज on that money the bank will get some interest, some income generation will happen for the bank on this particular money, and that is why the money that is given in the form of loan to us by the bank is asset for the bank. अब जो असेट्स होते हैं वो मेनली दो टाइप में कैटेगराइज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड असेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट। देखिए, आप जब लोन लेते हैं बैंक से तो आपको ईएमआई चुकानी होती है, लोन की किस्त की डेट होती है। अगर आप लोन को टाइमली चुका रहे हैं तो आपका वो जो लोन अकाउंट है दैट विल रिमेन अ स्टैंडर्ड अकाउंट। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर भी एक सब कंपोनेंट होता है रेगुलर, मतलब देर इज नो डिले इन पेइंग ईएमआई। बट मान लीजिए कि ईएमआई की डेट आप मिस कर देते हैं तो भी वो लोन अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट ही रहेगा, बट उसको कह दिया जाएगा स्ट्रेस्ड अकाउंट अंडर ओवरऑल स्टैंडर्ड असेट्स। यानी कि आपने लोन लिया है लेकिन ईएमआई टाइम पे नहीं चुकाया तो अब डिले होना शुरू हुआ, तो अभी भी दैट विल रिमेन ए स्टैंडर्ड असेट, बट उसमें उसको कैटेगराइज किया जाएगा एज स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड असेट, क्योंकि डिले हो गया है। जब तक डिले 90 दिन से कम है तब तक उसको कहा जाएगा स्ट्रेस्ड असेट, लेकिन अगर डिले 90 दिन से ज़्यादा हो गया देन द सेम असेट विल बी नोन एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो सिंपल मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट इज कि व्हेन द ड्यू डेट ऑफ ईएमआई पेमेंट has been breached by more than 90 days, then the asset for the bank is considered as non-performing asset. उसके भी तीन कैटेगराइजेशन है। अगर 3 महीने से कम है, 3 महीने से ज़्यादा है, 90 दिन से ज़्यादा है लेकिन 12 महीने से कम है तो सब स्टैंडर्ड असेट। 12 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 साल से यानी कि ज़्यादा हो गया तो डाउटफुल असेट। उसके बाद अगर मान लीजिए कि बैंक ने सेटलमेंट कर लिया कि ठीक है यार, 1 करोड़ का लोन था, 50 लाख दो, 50 लाख लॉस डिक्लेयर कर देते हैं, तो जो अमाउंट नहीं रिकवर हुआ दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस एसेट या नॉन रिकवरेबल असेट। अभी हमने देखा कि ग्रॉस एनपीए हैज कम डाउन टू 3.2%, जबकि नेट एनपीए हैज कम डाउन टू 0.8%। तो क्या अंतर होता है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में? देखिए, मान लीजिए कि बैंक ने आपको उधार दिया 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपसे कुछ कोलेट्रल भी ले लिया था। पहले उधार देने से पहले 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का कोलेट्रल ले लिया था। अभी 1 करोड़ वाले अमाउंट पे अगर आप डिले करेंगे ईएमआई पेमेंट में तो ग्रॉस एनपीए विल बी 1 करोड़, लेकिन बैंक ऑलरेडी आपसे 40 लाख का कोलेटरल ले चुका है। तो बैंक का नेट लॉस कितना होगा अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं? तो 1 करोड़ में से 40 लाख घटा लीजिए, 60 लाख रुपए बैंक का नेट लॉस होगा। तो नेट एनपीए इज बेसिकली ओवरऑल लोन दैट इज स्ट्रेस्ड माइनस द प्रोविजनिंग डन बाय द बैंक टू प्रिवेंट इट्स लॉस, राइट। तो मुद्दा यह है कि ग्रॉस एनपीए मोटा मोटा वो अमाउंट है जो ड्यू है, जो बैंक को मिलना बाकी है, लेकिन नेट एनपीए निकालने के लिए आप ग्रॉस में से बैंक्स की तमाम वो प्रोविजनिंग अमाउंट घटा लेते हैं जो बैंक ले लेता है कस्टमर से इन वन वे और द अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स रिस्क। तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग अमाउंट टेकन बाय द बैंक्स to reduce its risk is known as net NPA. Basically, net NPA is an indicator of exact loss to the banks in that particular case. तो अच्छी बात यह है कि नेट एनपीए हैज कम डाउन टू 0.8% ऑफ ओवरऑल असेट, मतलब एग्जैक्ट लॉस अब कम ही होगा। ग्रॉस एनपीए इज हाई बट नेट एनपीए इज स्टिल लो। तो ये बात बस ध्यान रखनी है, ग्रॉस एनपीए ओवरऑल आउटस्टैंडिंग डेट, और ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजनिंग बाय द बैंक्स टू प्रिवेंट लॉस अगर घटा दिया जाए तो हो जाता है नेट एनपीए, विच इज एक्चुअल लॉस ऑफ द बैंक इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दैट लोन। नेट एनपीए हैज कम डाउन टू 0.8% एज पर दिस आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, विच इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। बैंक जो हमें लोन देता है दैट इज नोन एज एसेट फॉर द बैंक। मैंने आपको 90 डेज का क्राइटेरिया बताया, 90 डेज से अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो उसको एनपीए कैटेगराइज किया जाता है उस लोन अकाउंट को। बट ध्यान रहे, ये जो 90 डेज वाला क्राइटेरिया है दैट इज ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स। एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए 90 डेज का क्राइटेरिया नहीं होता। एग्रीकल्चरल लोन के लिए होता है क्राइटेरिया ऑफ 2 क्रॉपिंग सीजन्स। हमारे देश में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, राबी, खारिफ एंड जायद।
तो फार्मर अगर उधार लेता है खेती के लिए, तो 2 क्रॉपिंग सीजन तक अगर वो डिले कर देता है उधार की ईएमआई पेमेंट में, तब उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। तो एग्रीकल्चरल लोन के लिए 90 डेज का क्राइटेरिया ना होकर के 2 क्रॉपिंग सीजन का क्राइटेरिया है। The next article is about domestic systematically important banks. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, हर साल 2015 के बाद से आरबीआई रिलीज करता है लिस्ट ऑफ दोज बैंक्स दैट आर कंसिडर्ड एज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स, मतलब दोज बैंक्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फॉर इंडियन इकोनॉमी, उनको शॉर्ट में कहते हैं डी सिप्स। दीज बैंक्स आर ऑल्सो नोन एज टू बिग टू फेल। तो एक तरीके से आरबीआई भी हमें इस रिपोर्ट की मदद से कह रही है, डी सिप रिपोर्ट की मदद से कह रही है कि भैया देखो, ये 3 बैंक सबसे बड़े हैं और अगर किसी पे भी भरोसा ना हो तो कम से कम इन 3 बैंक्स पे जरूर भरोसा करो, क्योंकि हम कह रहे हैं, राइट। आरबीआई ने कहा है कि 3 डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी। पिछले साल भी यही तीनों थे, तो इस बार भी इनको रिटेन किया गया है एज डी सिप्स। जैसे बैंक्स के लिए डी सिप्स होते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनियों की भी डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होते हैं। एलआईसी, जीआईसी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इंश्योरेंस कंपनीज। इसको डिक्लेयर करती है इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इतना याद रखना है, एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई टू बिग टू फेल, अनाउंस्ड बाय आरबीआई सिंस 2015। हर साल अनाउंस करती है आरबीआई डी सिप्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 107th फाउंडेशन डे ऑफ असम साहित्य सभा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, असम साहित्य सभा 1917 में 1917 में बनाई गई थी। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, इट्स का मेन गोल है टू प्रमोट लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ असम। हेड ऑफिस ऑफ असम साहित्य सभा इज इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इसके भारत में और भारत के बाहर भी लगभग मिलाकर के 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। असम में ज़्यादातर ब्रांचेज हैं, लेकिन इंडिया के बाकी कोनों में भी, कुछ तो इंडिया से बाहर भी हैं। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ असम साहित्य सभा वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1917 और एसएमईस लॉरेट पद्मनाथ गोहाई बोरुआ जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस इनॉग्रल सेशन ऑफ असम साहित्य सभा। अभी ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एनुअल ना होकर के बाई एनियल होता है, 2 साल में एक बार होता है और इसमें राइटर्स, लॉरेट्स दुनिया भर से इकट्ठा होते हैं असमीज फील्ड के, असमीज लैंग्वेज के। 1926 से असम साहित्य सभा हैज बीन पब्लिशिंग अ क्वार्टरली रिसर्च जर्नल। करंट न्यूज यही है, 107th फाउंडेशन डे ऑफ असम साहित्य सभा इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। इसको अटेंड कर रहे हैं हमारे गवर्नर असम के गुलाब चंद कटेरिया जी, और उन्होंने अपने स्पीच डिलीवरी के दौरान कहा कि असम लिटरेचर के 3 त्रिमूर्ति हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है पीटी में पूछ ले, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज त्रिमूर्ति ऑफ असम लिटरेचर, असमीज लिटरेचर। गुलाब चंद कटेरिया जी ने कहा त्रिमूर्ति असमीज लिटरेचर के हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी, चंद्र कुमार अग्रवाला जी एंड हेमचंद्र गोस्वामी जी। और मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं असम साहित्य सभा के, वो हैं डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका जी। The board work है with respect to this topic, founded in 1917 December, non-profit organization, first president पद्मनाथ गोहाई बोरुआ, current news 107 फाउंडेशन डे। और गवर्नर साहब ने कहा त्रिरत्न ऑफ असमीज लिटरेचर, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाला एंड हेमचंद्र गोस्वामी जी। आसाम साहित्य सभा के करंट प्रेसिडेंट डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका जी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पीवीटीजी से रिलेटेड ये जो स्कीम आया है पीएम जनमन, इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एस्टैब्लिश करेगा ये आयुष वेलनेस सेंटर। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2 ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।